क्लास 12 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में कुलम्स लॉ और इसका डेरिवेशन यूजिंग गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम कुलम्स लॉ की बात करें तो कुलम्स लॉ का यूज करके हम दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस या स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच लग रहा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F लगेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के दूरी के स्क्वायर के। इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। तो कुलम्स लॉ कहता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और फोर्स के डायरेक्शन के लिए बताता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स हमेशा इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग लगता है। इस वीडियो में हमारा जो मेन थीम है वो है कुलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से कैसे डिराइव करते हैं। हम लोग बस कुलम्स लॉ को ऐसे ही समझ रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच का फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके दूरी के स्क्वायर के। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाना है, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, और ये मीडियम पर डिपेंड करता है। और आप ये भी समझ जाएं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K की वैल्यू एयर में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो हमारा वैल्यू था ये हमारा था कुलम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हम लोग एक सेपरेट क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना भी सीखेंगे और इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पर बात करेंगे। अभी जो हमारा मुद्दा है वो है कि कुलम्स लॉ को गॉस लॉ से अथवा गॉस थ्योरम से कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज Q1 है, ठीक है, और ये जो पॉइंट चार्ज है ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से, मान लीजिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से, ये जो पॉइंट चार्ज है ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है। मतलब हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पर कोई पॉइंट चार्ज Q ले लिया। आप समझ जाएं, ये जो पॉइंट चार्ज Q है इसको हमने इनक्लोज कर दिया किससे, इसको हम लोगों ने इनक्लोज कर दिया है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से जिसकी रेडियस कितनी है, R है, जिसकी रेडियस कितनी है, R। अगर इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट किया जाए, छोटा सा एरिया एलिमेंट कट किया जाए इस गॉसियन सरफेस पर dA, ठीक है, एक्चुअली हमें गॉस लॉ को यूज करते हुए कुलम्स लॉ को प्रूव करना है। हम जानते हैं कि गॉस लॉ कहता है किसी भी क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए ये बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट के। तो इस चीज का हमें यूज करना है और हमको प्रूव करना है कि दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर या 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पर, ठीक है, dA एरिया का, ठीक है। तो यूजिंग गॉस लॉ हम लोग जानते हैं, लोग लिख सकते हैं गॉस लॉ के सहारे कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रल होगा E डॉट dA का, एक्चुअली यहां पर चूंकि ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज जो है ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर निकलेगा, और एरिया वेक्टर जो होता है इसका डायरेक्शन हमेशा भी सरफेस से नॉर्मली बाहर की तरफ ही लेते हैं क्लोज सरफेस के लिए। तो E डॉट यहां पर एक्चुअली वेक्टर के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं E डॉट dA, जो कि आता E dA cos थीटा के बराबर, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है और एरिया वेक्टर भी बाहर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल जो आएगा cos 0 आएगा। तो E डॉट dA E dA cos 0 के बराबर आएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हम लोग डायरेक्ट इसको E dA लिख सकते हैं, ठीक है। और ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स हुआ जो कि किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टोटल इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहां पे हमारे गॉसियन सरफेस में जो टोटल चार्ज इनक्लोज हुआ है वो Q1 चार्ज इनक्लोज हुआ है, और पूरे क्लोज सरफेस के लिए लेते हैं तो यहां पर क्लोज इंटीग्रल दिखा देते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो ये पॉइंट चार्ज जो है वो स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है, तो सिमेट्रिकली हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, यानी इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, क्योंकि इक्वल इक्वल दूरी पर
सारा पॉइंट है, सरफेस के ऊपर का सारा पॉइंट इस चार्ज से इक्वल इक्वल दूरी पर है। तो इस गॉस लॉ के एक्सप्रेशन से जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपको समझा दूं, यहां पर बेसिकली होता है E डॉट डी ए, जो कि बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा के, लेकिन हमारे पास पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और एरिया वेक्टर भी बाहर, तो यहां पर कॉस जीरो आता, कॉस जीरो 1 होता, इसलिए हमने सीधे ई डी ए लिख दिया। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर सेम होगा तो बीइंग ए कांस्टेंट उसको हमने बाहर निकाल दिया। इसको अगर बाहर निकाल दिया तो हमारे पास अंदर में बस क्या बच गया, डी ए, मतलब छोटा सा एरिया का इंटीग्रल होगा अब, ठीक है, और पूरे सरफेस के लिए होगा। तो अगर पूरे सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू ए इज इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर हमने इसको जीरो से लेकर के टोटल एरिया के लिए इंटीग्रेट कर दिया है तो आपको ये बता दूं कि हमारे पास अगर कोई स्फेरिकल सरफेस हो, इसका जो टोटल एरिया होता है सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आर रेडियस का गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सरफेस है तो इस ए को हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, इस 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेजा और रीअरेंज कर दिया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मान लीजिए सपोज करिए कि हम यहां पर इस पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 लेके आते हैं, ठीक है, तो Q2 पर कितना फोर्स लगेगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को अगर कहीं पे लाओगे तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू ई। ये कहां से आया फॉर्मूला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो Q को इधर भेज दो तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो अगर हम यहां पर लिखें फोर force on a charge Q2 kept at point P, इस पॉइंट पर अगर हमने किसी चार्ज Q2 को रख दिया, सपोज कर लिए कि ये कोई पॉइंट P है, तो इस पर जो फोर्स हो जाएगा वो जाएगा Q इंटू ई, क्योंकि हमने चार्ज जो रखा वो Q2 चार्ज रखा, तो Q2 इंटू ई, और ई हमारे पास क्या आया है, ई हमारे पास आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 बाई आर स्क्वायर, Q1 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने Q1 लिखने में 1 लिखना हम लोग भूल गए हैं, क्योंकि इनक्लोज चार्ज Q1 था तो हर जगह 1 1 1 ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 बाई आर स्क्वायर। हमने जब इसको पुट किया, चूंकि फोर्स ऑन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता है वो Q इंटू ई होता है, यहाँ Q2 चार्ज रखा तो Q2 इंटू ई हो गया। तो ये इसको अगर हम सही से अरेंज करके लिख दें तो हमारे पास फोर्स जो आ गया ये क्या आ गया, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यही तो हमारे गॉस लॉ का एक्सप्रेशन है, सॉरी यही तो हमारे कुलम्स लॉ का एक्सप्रेशन है। कुलम्स लॉ में हम लोग यही तो लिखे थे अभी जस्ट, हमने जब कुलम्स लॉ को देखा था हमने यही लिखा था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसीलिए कुलम्स लॉ प्रूव हो चुका है, और किसके सहारे प्रूव हुआ है, गॉस लॉ के सहारे प्रूव हुआ है। हेंस कुलम्स लॉ इज प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने गॉस लॉ का हेल्प लेकर के कुलम्स लॉ को प्रूव कर दिया।